अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली होता कैसे है, कैसे स्पर्मेटोगोनिया से कैसे स्पर्म्स का निर्माण होता है, कैसे ओवम का निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करते हैं जर्म सेल्स और इसका डिफ्रेंशिएशन के बारे में, ठीक है। तो जर्म सेल्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, जर्म सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो एपीब्लास्ट या योग सेक से होता है और एक्टोडर्मल है ये ओरिजिन में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ओरिजिन में ये एक्टोडर्मल है, योग सेल, योग सेक या फिर एपीब्लास्ट से ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट जीन होता है जिसको हम बोलते हैं SRY जीन, ठीक है। SRY जीन क्या है, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन प्रेजेंटिंग ऑन वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये वाई क्रोमोसोम जहां पर भी होगा अगर प्रेजेंट है तो क्या बनाएगा, मेल्स स्पर्मेटोगोनिया, और अगर एब्सेंट है तो बनाएगा उगोनिया, ठीक है। तो अगर SRY जीन प्रेजेंट है, वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो मेल है, अगर ये एब्सेंट है तो ये फीमेल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जर्म सेल्स के डिफरेंशिएशन के बारे में कि ये डिफरेंशिएट कैसे होती हैं, ये कैसे फॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड को बनना, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं उनसे स्पर्मेटिड का बनना और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का बनना या उनमें डिफरेंशिएट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म्स का जेनेसिस, ठीक है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है वो अनडिफरेंशिएटेड है, वो डिफरेंशिएटेड स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंशिएट होने को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता कब है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्यूबर्टी के टाइम में और टेस्टिस में होता है। और कौन सी जगह पे होता है टेस्टिस की, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये स्टार्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर होता है, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहां होती है, तो ये टेस्टिस में होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो ये 44XY, यहां पर Y प्रेजेंट है क्रोमोसोम, तो मतलब क्या है, ये मेल है, ठीक है। ये एक स्पर्मेटोगोनिया है जो कि साइज में बड़ी होगी, एनलार्ज होगी, मेच्योर होगी। और कोई भी सेल है मेच्योर होने के बाद में क्या होता है, वो अंडरगोज इन डिवीजन। और ये डिवीजन कैसा है इसका, माइटोसिस है, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन जब भी होगा तो नंबर विल बी सेम। तो ये 44XY से 44XY में कन्वर्ट हुई, डिवाइड हुई, और अब ये डिवाइड होने के बाद में एनलार्ज मेच्योर होने के बाद में हम इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, ये 2n इन नंबर है, ठीक है। 2n मतलब 44XY। अब ये इसके बाद में कौन से डिवीजन में जाएगी, तो ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाएगी। ये वाले सेल है, अब ये इसके क्रोमोसोम नंबर है, इसको हाफ करना है, ये क्रोमोसोम नंबर इसके हाफ हो जाएंगे। तो ये डिवीजन, इस डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से ये 22X 22Y इसमें डिवाइड हो गई। इसको अब हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे जो कि 4 इन नंबर होंगे, 22X 22X 22Y 22Y, ठीक है। अब ये 4 स्पर्मेटिड्स हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, स्पर्मियोजेनेसिस में जाएंगे, और इससे कितने स्पर्म्स बन जाएंगे, तो 4 स्पर्म्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं उनके बारे में बात कर लें। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, ठीक है, 1 से 16 बन गए। अब एक स्पर्मेटोसाइट है, उसने कितने स्पर्म्स बनाए, तो इसने 4 स्पर्म बना दिए, ठीक है। तो अब ये पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बने, तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 16 × 4 64 स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब स्पर्मेटिड्स का मैच्योरेशन है वो मेनली कहाँ होता है, तो स्पर्मेटिड्स का मैच्योरेशन मेनली एपिडिडाइमस में होता है। एपिडिडाइमस के भी अगर पर्टिकुलर पार्ट स्पेसिफिक की बात करें तो कोडल पार्ट या फिर टेल ऑफ एपिडिडाइमस में ये होता है, ठीक है। स्पर्म की साइज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्पर्म की साइज होती है 55 माइक्रोन्स, ठीक है। 55 माइक्रोन्स का स्पर्म नॉर्मल स्पर्म होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पर्म की साइज, स्पर्म की शेप,
स्पर्म की काउंट, ये सारी की सारी अगर इनमें कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो उससे वो इनफर्टिलिटी में जा सकता है। इनफर्टिलिटी के लिए तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पर्टिकुलर इनके साइज शेप के बारे में पता होना चाहिए और इनके नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अगर स्पर्म की मोटिलिटी के लिए किसी आयन के बारे में बात करें कि स्पर्म मोटाइल कौन से आयन की वजह से होता है, तो दैट इज कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन की वजह से ही स्पर्म है वो मोटाइल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? तो सबसे पहले स्पेरिकल शेप की जो सेल थी स्पर्मेटिड, वो लॉन्गिट्यूडनल स्पर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, स्पेरिकल मतलब गोलाकार, और गोलाकार से वो जो लॉन्गिट्यूडनल स्पर्म है उसमें कन्वर्ट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस में जैसे पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड है, वो पार्ट ऑफ स्पर्म में कौन से में कौन सा पार्ट बनाएगा, तो उसके बारे में बात करें तो जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ जाएगा? ये हेड ऑफ स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या कौन सा पार्ट बनाएगा? न्यूक्लियर मटेरियल हेड ऑफ स्पर्म। इसमें न्यूक्लियर मटेरियल ही वो मटेरियल होता है जो कि अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेनी होती है, ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, तो फादर जैसे या मदर जैसे उनमें कैरेक्टर्स आते हैं, तो उनका रीजन क्या होता है? उनका रीजन होता है न्यूक्लियर मटेरियल। और न्यूक्लियर मटेरियल में बात करें तो क्रोमोसोम्स और जो जीन्स होते हैं वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जीन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ पे पाया जाता है? तो ये हेड ऑफ स्पर्म में। फिर बात करें गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी से कौन सा पार्ट बनेगा? तो गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया नीचे की तरफ पावर हाउस के लिए, पावर के लिए काम करेंगे, तो ये बीच वाले पार्ट में रहते हैं, मिडिल पीस में रहते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रियोल्स और एक्सियल फिलामेंट्स ये सब टेल ऑफ स्पर्म में रहते हैं। ठीक है, स्पर्म में कौन सी स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब नॉर्मल टाइम पूछा जाए तो स्पर्मियोजेनेसिस में कितना टाइम लगता है? तो लगभग 14 डेज का टाइम स्पर्मियोजेनेसिस में लगता है। अब इसका डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये राउंड स्पर्मेटिड था, ये गोलाकार था, ये इसका न्यूक्लियस था, और ये इसके चारों तरफ क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसके पावर हाउस हैं जो इसको पावर देते हैं, पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, ये एक्रोसोमल सेक है और ये गोल्जी एपरेटस है। ठीक है, अब क्या है? ये एक्रोसोम बायोजेनेसिस होगा, ये स्पर्मेटिड है वो अपनी शेप को इलोंगेट कर लेगा। ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, न्यूक्लियर मैटर, न्यूक्लियर कंडेंसेशन और माइटोकॉन्ड्रियल एनलार्जमेंट हो जाएगा। तो ये वाले क्या करेंगे? ये इसका हेड बन गया, इसमें न्यूक्लियस आ गया, ये इसका बीच वाला मिडिल पीस वाला पार्ट बन गया, इसमें ये सारे के सारे अपने माइटोकॉन्ड्रियाज आ गए, और ये पीछे आगे की तरफ टेल बन गया। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन कौन से हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनके बारे में बात करें तो हार्मोन्स मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। वही नॉर्मल सेक्स हार्मोन्स LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH और FSH, ये दोनों के दोनों। LH क्या करेगा? LH जाएगा और लीडिंग सेल्स को एक्टिवेट करेगा, और लीडिंग सेल्स क्या करेंगी? लीडिंग सेल्स विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, यही मेन हार्मोन है इनके फंक्शंस के लिए, मेल के फंक्शंस के लिए ये मेन हार्मोन है। ये क्या करेगा? सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा। FSH आएगा, FSH भी सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, और फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सर्टोली सेल्स क्या करेंगे? सर्टोली सेल्स इनिबिन नाम का हार्मोन भी रिलीज करती हैं, जो कि नेगेटिव फीडबैक के द्वारा इनको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक? तो नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक होता है कि बॉडी में कोई सर्टेन चीज की अमाउंट कमी है या लेस अमाउंट में है, तो ब्रेन के पास में सिग्नल जाएगा नेगेटिव के लिए कि कम है, तो उसके लिए फिर ब्रेन क्या करेगा? ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा, ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा और हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। तो अब अगर बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मेन हार्मोन्स कौन से हैं, तो FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, तीनों ही हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। बट अगर मेन हार्मोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन इज द मेन रेस्पॉन्सिबल हार्मोन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो गया। अब ये स्पर्म है, इसको एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करनी है फीमेल, सबसे पहले तो मेल जेनेटेलिया में, और मेल जेनेटेलिया
से मेल यूरिथ्रा से होते हुए ये कहाँ निकलेगा, फीमेल वेजाइना में, और फीमेल वेजाइना से इसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, यूट्रस क्रॉस करना है, पूरा फेलोपियन ट्यूब क्रॉस करनी है और वहां जाके ओवम से मीट करना है। तो इसके लिए जो इसको एनर्जी चाहिए होगी इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन की अगर बात करें, क्या कैपेसिटेशन क्या होता है, तो इसमें बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिससे ओवम स्पर्म वो ओवम से चिपकने, फर्टिलाइज करने में वो सक्षम हो जाता है। वो वहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ओवम से चिपक भी सकता है और उसको फर्टिलाइज भी कर सकता है। ठीक है, अब बात करें तो कैपेसिटेशन होता कहाँ पे है, तो मेनली ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है, मेल में नहीं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है, इसलिए इस पे पोटेंशियल क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब ये स्टार्ट कहाँ होता है, तो ये सर्विक्स में स्टार्ट होता है। सर्विक्स वाले टॉपिक में हमने बात भी करेंगे कि सर्विक्स में कौन सी चीज है जो इसको कैपेसिटाइज करने में हेल्प करती है। ये सर्विक्स में स्टार्ट होता है और मेजर पार्ट है इसका फेलोपियन ट्यूब्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये मेनली होता कहाँ है, तो फीमेल जेनिटेलियाज में होता है। फीमेल जेनिटेलिया में स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये सर्विक्स से स्टार्ट होता है और मेन पार्ट है वो फेलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है। अब कैपेसिटेशन में टाइम कितना लगता है, तो इट टेक्स 7 आवर्स। ठीक है, कैपेसिटेशन के बाद जो स्पर्म है रेडी है, हाइपरमोबाइल है और वो रेडी टू फर्टिलाइज है। ठीक है, अब स्पर्म अपना रेडी है तो इसका काउंटर पार्ट जो ओवम है वो भी रेडी होना चाहिए। तो ओवम कैसे बनता है, ओजेनेसिस क्या है, तो ओजेनेसिस क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल के द्वारा मेच्योर ओवम का बनना ही क्या कहलाता है, ओजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से मेच्योर ओवम तक का जो सफर है उसको हम बोलते हैं ओजेनेसिस। ठीक है, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, फीमेल गोनेड्स में एंटर करती हैं। फीमेल गोनेड्स कौन से होते हैं, ओवरी। ठीक है, और डिफरेंशिएट करती है किसमें, उगोनियम में। उगोनियम क्या है, उगोनियम एक सेल है 44XX। ये XX जहां पर भी आएगा, XX मींस एक बार बॉडी। ठीक है, 2 XX मिलके क्या बनाते हैं, बार बॉडी। ये बार बॉडी के क्या सिग्निफिकेंस है, तो बार बॉडी एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम जेनेटिक डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, ये सेल मेल है फीमेल है। ठीक है, तो अगर बार बॉडी प्रेजेंट है तो इट डिनोट्स टू फीमेल। ठीक है, ये कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन इमीडिएट आफ्टर बर्थ कैसे कर सकते हो, तो बाय विजुअलाइजिंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, आपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया देख लिए और आप बता सकते हो कि ये मेल है कि फीमेल है। बट कई बार क्या होता है कि सर्टेन ऐसे जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं या फिर कुछ एक ऐसे सिंड्रोम्स हैं जिनमें ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। उनमें क्या है, मेल के करेक्टर भी है और फीमेल के भी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्बिगुअस जेनिटेलिया। ठीक है, एम्बिगुअस मतलब दोनों है, मेल और फीमेल, तो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बार बॉडी टेस्ट कर सकते हैं या फिर कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं, जिनके बारे में आगे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब उगोनियम है, उगोनियम ने क्या करा, डिवीजन में सेल मेच्योर हो गई तो डिवीजन में चली जाएगी, माइटोसिस में चली जाएगी। माइटोसिस से क्या होगा, सेल्स डिवाइड होंगी और इससे क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte है, ये एट बर्थ होता है। उसके बाद में क्या होता है, ये मियोटिक डिवीजन में जाएगा और अरेस्टेड पड़ा रहेगा कौन सी फेज में, प्रोफेज में। प्रोफेज के भी कौन से स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्टेड रहता है। ठीक है, अब प्राइमरी मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट कब होता है, तो कंप्लीटेड आफ्टर प्यूबर्टी जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन एंड रिलीजिंग। ठीक है, जब ओवम रिलीज होने वाला होता है तब ये प्राइमरी मियोटिक जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte जैसा कि मियोसिस के बाद में आपको पता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाएंगे, तो जो 44 थे वो 22 बचे, तो 22X और पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद में। उसके बाद में सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा और इसमें ये कौन से फेज में अरेस्टेड रहता है, ये मेटा फेज में अरेस्टेड रहता है और डिवीजन कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्पर्म आ जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कंप्लीट हो जाता है और ये ओवम बन जाता है और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करें तो oogenesis इंट्रायूट्राइन लाइफ में ओवरी में लगभग 6 से 8 वीक पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिटस जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है वो लगभग, जो इंट्रायूट्राइन लाइफ है, गेस्टेशनल लाइफ है 40 वीक्स की होती है, तो 6 to 8 वीक्स पर ही ये
स्टार्ट हो जाता है oogenesis, ठीक है। oocytes और oogonia ओवरी में सबसे ज्यादा कब होती है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड पूछा गया है, ठीक है। तो 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, 5th मंथ मतलब लगभग 20 वीक्स के गेस्टेशन पे ये 60 से 70 लाख के आसपास ये नंबर में oocytes या oogonia होते हैं, ठीक है। बर्थ के टाइम पर सारे oogonia है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं और बर्थ के समय दोनों ओवरी में लगभग 20 लाख प्राइमरी oocyte होते हैं, ठीक है। तो जो 5th मंथ पर 60 से 70 लाख है वो बर्थ के टाइम पे कितने बचे हैं, 20 लाख बचे हैं, ठीक है। अब 20 लाख से प्यूबर्टी के टाइम पे प्राइमरी oocyte घटकर 3 से 5 लाख रह जाते हैं, ठीक है। ओवरीज में अभी भी 3 से 5 लाख है, बट एक फीमेल है वो उसका अगर रिप्रोडक्टिव एज माने तो 15 से 45 साल ऑन एन एवरेज हम लोग मानते हैं, ठीक है। 15 पे लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल सबकी स्टार्ट हो जाती है और 45 के आसपास आते आते मीनोपॉज अटेन कर लेती हैं। तो 15 से 45 लगभग 30 साल का ड्यूरेशन है, ठीक है। 30 इयर्स का ड्यूरेशन है। एक साल में 12 महीने होते हैं तो लगभग ये 360 साइकिल्स उसके होने चाहिए थे। 360 साइकिल में ये 360 ये यूज आने चाहिए थे, बट टोटली लगभग 350 से लेके 500 तक एक फीमेल है वो अपने पूरे लाइफ स्पेन में oocytes को यूज कर पाती है, ठीक है, जो कि ओवम बन के रिलीज होते हैं, ठीक है। तो 3 से 5 लाख थे, अब वो यूज कितने हैं उनमें से 350 से 500। ये सारे के सारे क्वेश्चंस में पूछे गए हैं कि मैक्सिमम नंबर कब होता है, तो ये 5th वीक में याद रखना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने होते हैं, तो 2 मिलियंस होते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 2 मिलियन मतलब 20 लाख। अब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो और घट के कितने बचे, 3 से 5 लाख, और 3 से 5 लाख में से भी यूज कितने हैं, ऑलमोस्ट 350 से 500 के आसपास यूज में आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बर्थ के टाइम पे प्राइमरी oocyte ग्रोथ के कौन से फेज में अरेस्टेड रहती है, तो ये डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज में ये अरेस्टेड रहती है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, जो कि मियोसिस का एक स्टेज है, ठीक है। तो ये अपने आप में सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्थ के टाइम पे क्या मिलता है ओवरीज में, तो बर्थ के टाइम पे प्राइमरी oocyte होती हैं। ये प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस के प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में ओवरी में प्राइमरी oocyte चारों तरफ फोलिकुलर सेल्स से सराउंडेड रहता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फोलिकल बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज प्राइमोर्डियल फोलिकल, तो सिंपल वर्ड्स में अगर आपको याद रखना हो तो ओवरी में प्राइमरी oocyte के चारों ओर फोलिकुलर सेल्स द्वारा घिरा होना उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल फोलिकल। और प्यूबर्टी के समय मिड साइकिल प्री ओवुलेटरी सर्ज होता है, जिसको हम बोलते हैं LH सर्ज, ठीक है। ये LH सर्ज अपने आप में अलग से भी पूछा जाता है और ये मिड साइक्लिकल होता है। और इसके बाद में क्या होगा, इससे मियोसिस होगा, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा और ओवुलेशन से जस्ट पहले ये कंप्लीट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट एक हार्मोनल डिपेंडेंट प्रोसेस है, जो कि कौन से हार्मोन पे डिपेंड करता है, LH हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज ओवुलेशन। तो ओवुलेशन क्या होता है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का बनना ही ओवुलेशन है, ठीक है। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का बनना दैट इज ओवुलेशन, ठीक है। सेकेंडरी oocyte बनने के बाद में इमीडिएट सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम है वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड पोलर बॉडी कब बनेंगे, इमीडिएटली जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करें ओवम की साइज के बारे में, तो ओवम 120 to 130 माइक्रोन्स का होता है, जो कि लार्जेस्ट सेल है इन द बॉडी, ठीक है। लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी ओवम, ठीक है। स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, तो स्मॉलेस्ट प्लेटलेट होती है, ठीक है। और लार्जेस्ट ओवम होती है जिसकी साइज 120 to 130 माइक्रोन्स की होती है, ठीक है। लाइफ स्पेन ऑफ ओवम है वो 12 to 24 आवर्स का ही होता है, 12 से 24 घंटे तक ही ओवम जिंदा रहता है। और स्पर्म कितनी देर जिंदा रहता है, स्पर्म लगभग 72 आवर्स जिंदा रहता है, तो 72 + 24, ठीक है। तो ये लगभग 96 का आंकड़ा आता है, 96 / 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं,
तो ये 4 दिन है वो इसका डबल यूज कर सकते हैं। इनफर्टाइल कपल है तो उसको हम इंटरकोर्स की अगर एडवाइस देनी है तो हम कौन से ड्यूरेशन में देंगे, इन 96 आवर्स में ही एडवाइस करेंगे। कि ओवम का लाइफ स्पेन है वो कम है तो 12 से 24 घंटे जीता है, तो ओवुलेशन को हम फिक्स करेंगे कि कौन से डे पे ओवुलेशन होगा। तो ओवुलेशन को फिक्स करने के लिए हमारे पास में सर्टेन मेथड्स होते हैं। बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं कि आज ओवुलेशन हुआ, और जब ये ओवुलेशन हो जाता है तब 12 से 24 घंटे ये जिएगा। तो उस टाइम पे अगर इंटरकोर्स होता है, उस टाइम पे स्पर्म पहुंचता है तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज्यादा होंगे। और इसी टाइम को अवॉइड करना होगा अगर हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहते हैं। ठीक है, नेचुरली अगर इसको हम अवॉइड करना चाहते हैं प्रेगनेंसी को, तो जो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है उसको हम बोलते हैं बिलिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अंदर की तरफ क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इसके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाहर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ आएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। ये नाम याद रखने हैं आपको कि कौन से के बाद में कौन सी कवरिंग है। सबसे अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के ऊपर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम वाइटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उससे बाहर की तरफ पेरीवाइटेलाइन के बीच में जो जगह होगी उसको हम बोलेंगे जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के यहाँ पे सेल्स आगे की तरफ जिनको हम कोरोना रेडिएटा भी बोलते हैं, और फॉलिकल सेल्स भी यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, अब अगर स्पर्म के साइज शेप के बारे में बात करें तो जो आगे वाला पार्ट है इलोंगेटेड हो गया है, इसको हम बोलते हैं हेड। बीच वाला पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, दिस इज मिड पार्ट। ये वाला पीछे वाला पीस, ये टेल और ये एंड पीस। ठीक है, ये इलोंगेट हो गया। ये पीछे वाला पार्ट है इसको मोटिलिटी में हेल्प करेगा, आगे वाला पार्ट है इसको फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये इसको एनर्जी में हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसकी कवरिंग के बारे में बात करें तो पेरी एक्रोसोमल स्पेस ऊपर की तरफ। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम है बीच में। ठीक है, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस वैक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये बीच वाले पार्ट में माइटोकॉन्ड्रियाज है, और ये इसकी कवरिंग्स हैं। अब बात करें स्टेज ऑफ ओवम रेडी हो, स्पर्म रेडी था, ओवम रेडी हो गया, और अब स्पर्म और ओवम मिले तो फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में पार्ट्स ऑफ कंसेप्शन को हम 0 to 2 वीक्स को हम जाइगोट या ओवम बोलते हैं। उसके बाद 3 to 8 वीक्स तक हम इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। और अब 9 वीक्स टू अप टू डिलीवरी, अप टू टर्म डिलीवरी हम इसको क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं फीटस नाम लेता हूं तो मतलब 9 वीक्स क्रॉस हो चुके हैं और 9 वीक्स टू अप टू टर्म के बीच का ये स्टेज है। मैं अगर बात करता हूँ एम्ब्रियो के बारे में या एम्ब्रियो नाम लिखता हूँ तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ 3 to 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन की। ओवम या फिर जाइगोट वाला तो ये 0 to 2 वीक्स का है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में बात करें तो ओवम इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन विच इज नोन एज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, जो हमने लास्ट पिक्चर में देखी है। ठीक है, आउटर टू वाइटेलाइन मेम्ब्रेन देयर इज ए लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज नोन एज जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये जोना पेलुसिडा है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्पेस बिटवीन वाइटेलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा इज नोन एज पेरीवाइटेलाइन स्पेस, जो कि हम पहले बात कर चुके। ये पेरीवाइटेलाइन स्पेस है, इसमें ही पोलर बॉडीज होती हैं। इस स्पेस को पोलर बॉडीज है वो ऑक्यूपाई करके रखते हैं। आउटर टू जोना पेलुसिडा देयर इज ए सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, जो हमने पिक्चर में देखी थी। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मेल प्रोन्यूक्लियस का फीमेल प्रोन्यूक्लियस से मिलना और जाइगोट बनाना, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होता कहां पे है, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन होता कहां पे है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन ये फेलोपियन ट्यूब्स में होता है, और फेलोपियन ट्यूब्स में होने के बाद में फेलोपियन ट्यूब्स के जो सीलिया होते हैं वो उसको मूव करा देते हैं टुवर्ड्स यूट्रस। ठीक है, अब फेलोपियन ट्यूब में भी अगर पर्टिकुलर पूछा जाए फेलोपियन ट्यूब के भी कौन से पार्ट में होता है, तो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में होता है।
फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? जाइगोट बना रहे हैं। ठीक है, अब बात करें फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे तब एक बार फिर से इस पे स्ट्रेस देंगे। बट अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो ये होता है अपनी फेलोपियन ट्यूब्स में। फेलोपियन ट्यूब्स के भी कौन से पार्ट में? तो फेलोपियन ट्यूब्स के भी ये एम्पुला वाले पार्ट में ये होता है। ठीक है, अब बात करेंगे मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस है वो फ्यूजन होंगे, तो उनके लिए रेस्पॉन्सिबल जीन का क्या नाम है? तो रेस्पॉन्सिबल जीन इज फर्टिलीन। ठीक है, फर्टिलीन इज द रेस्पॉन्सिबल जीन फॉर फीमेल एंड मेल प्रोन्यूक्लियस के फ्यूजन के लिए, चिपकने के लिए। फर्टिलाइजेशन के बाद में भी जाइगोट है वो फेलोपियन ट्यूब्स में 3 डेज तक रहता है। ठीक है, और ये क्या करेगा कि ये इनकी सेल्स है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, बट वो 3 डेज तक वहीं पे रहेगा। अब ये फर्टिलाइजेशन के 4th डे पे, 3 दिन तो ये रह लिया फेलोपियन ट्यूब्स में, अब ये 4th डे पे क्या होगा? तो 4th डे के बाद में ये यूट्राइन कैविटी की तरफ चालू हो जाता है, यूट्राइन कैविटी में जाना स्टार्ट हो जाता है। अब ये 3 दिन और ये 4 दिन ये समझना हो तो हम कैसे समझ सकते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम डिटेल में जब बात करेंगे तब और ये टॉपिक रिपीट हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम नॉर्मली आइडियली मानेंगे 28 दिन की, ये एक 28 दिन की प्रोसेस मानेंगे, जिसके 14वें दिन पे ओवुलेशन मानते हैं। ठीक है, कोई भी साइकिल है नंबर ऑफ डेज -14 मीन्स उसका ओवुलेशन डे मानते हैं। ठीक है, तो 14th डे पे ये ओवुलेशन माना और 14 डे पे ही हम इसका फर्टिलाइजेशन मानेंगे। ठीक है, ये आइडियल कंडीशंस में है, जरूरी नहीं है कि ये मैथ्स की तरह नहीं होता कि इसमें 2 + 2 4 ही होगा, ये आगे पीछे हो सकता है, इसमें स्लाइट वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्लस करेंगे 3, तो ये डे 17 है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और ये 4th डे के बाद में एंटर करना स्टार्ट करेगा, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा डे हो गया? 14 + 4, तो ये 18th डे पे जाइगोट अब यूट्राइन कैविटी में एंटर करता है। ठीक है, जाइगोट जब यूट्राइन कैविटी में एंटर करता है तो कौन सी स्टेज में करता है? मोरूला स्टेज में एंटर करता है, जिसमें कितनी सेल्स होती हैं? 16 सेल्स होती हैं। एक न्यूक्लियस, एक ओवम, एक स्पर्म मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ पे? एम्पुला और फेलोपियन ट्यूब में हुआ। वहां पे सेल्स ने तो डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया, बट वो वहां पर 3 डेज तक वहीं पर स्टे करेगा। 3 डेज तक स्टे करेगा, तब तक ये मोरूला स्टेज बन चुकी होगी, जो कि 16 सेल स्टेज होती है। इसके बाद में मोरूला के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा क्या करेगी? जोनो पेलुसिडा वो पॉलीस्पर्मी को रोकेगी। व्हाट इज पॉलीस्पर्मी? स्पर्म्स, लाखों लाख स्पर्म वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करेंगे और वो सारे के सारे रेस करेंगे टुवर्ड्स ओवम। ओवम वो सिंगल है। ठीक है, सिंगल ओवम को सिंगल स्पर्म का ही वेट है, और सिंगल स्पर्म जैसे अंदर एंटर होता है तब इसके चारों तरफ एक कवरिंग बन जाएगी। ये कवरिंग क्या करेगी कि बाकी जो स्पर्म्स हैं उनको एंटर नहीं होने देगी। सिंगल स्पर्म चाहिए, सिंगल स्पर्म एंटर होगा, सिंगल स्पर्म एंटर होने के बाद में ये मेम्ब्रेन बन जाएगी, और जो बाकी स्पर्म्स अगर वो वहां तक ट्रेवल भी कर जाते हैं, पहुंच भी जाते हैं, तो वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते। अगर वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, एक से ज्यादा स्पर्म एंटर कर जाते हैं, तो ये कैसी हो जाएगी? ये ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो जाएगी। मतलब एक के बजाय 2 बच्चे, 3 बच्चे, 1 फीटस, 2 फीटस, 3 फीटस, ऐसे मल्टीप्लेट्स हो सकते हैं, है ना? ट्विन्स हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। तो ये जो मल्टीपल स्पर्म्स को एंटर होने को हम क्या बोलेंगे? पॉलीस्पर्मी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 5th डे, तो 14 + 5, तो डे कौन सा हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का? तो ये हो गया 19th डे। फर्टिलाइजेशन से बात करेंगे तो 14th डे। ठीक है, 5th डे अर्थात साइकिल के 19th और 20th डे पे ये जोना पेलुसिडा लॉस्ट हो जाती है। सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि स्पर्म कितने दिन जीता है? 72 आवर्स। ठीक है, तो वो जो स्पर्म्स वहां तक पहुंचे हुए हैं वो लगभग 3 डेज में वो सारे के सारे लाइफ लॉस्ट कर देंगे। वो लाइफ लॉस्ट करने के बाद में सिंगल जो स्पर्म था, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जोना पेलुसिडा था, उसने पॉलीस्पर्मी रोक ली, और पॉलीस्पर्मी रोकने के बाद में क्या हुआ कि ये 5 दिन तक रुकी, और 5 दिन के बाद में लॉस्ट होने को, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे जॉन एचिंग, क्योंकि इसके बाद इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये अब क्या है? मोरूला क्या करेगा? यूट्राइन कैविटी में एंटर करेगा, और
जैसे ये यूट्राइन कैविटी में एंटर करेगा तो वहां पे इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड एंटर हो जाएगा और ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिस्ट क्या होता है, सिस्ट इज, सिंपली बात करें व्हाट इज सिस्ट, तो फ्लूइड फिल्ड सेक इज सिस्ट, है ना। कोई भी ऐसा बैग जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम बोलेंगे सिस्ट। तो ये जो ये मोरुला था, मोरुला में फ्लूइड भरा तो इसको हम बोल देंगे ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट दो टाइप की होती है जो फर्दर डिफरेंशिएट होंगी। एक को बोलते हैं इनर सेल मास और दूसरे को हम बोल रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब ये डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये फर्टिलाइज एग है, ये 2 सेल स्टेज है, ये 4 सेल स्टेज है। सेल्स अंदर डिवाइड हो रही हैं 3 दिन तक वहीं पे फेलोपियन ट्यूब्स में। उसके बाद में 4 सेल से 8 सेल और 8 सेल से 16 सेल। 16 सेल है वो उसको मूव करना है यूट्रस में। ये यूट्रस में गया तो यूट्रस में जाते ही इसने क्या करा, अंदर लिक्विड ले लिया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड भर गया। कोई भी कैविटी के अंदर फ्लूइड भरना दैट इज सिस्ट, तो ये बन गई ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट में 2 टाइप की सेल्स हैं। ये वाली सेल्स हैं, दीज आर इनर सेल्स, इनर सेल मास, इनको बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। बाहर की तरफ ये ट्रोफोब्लास्ट, और ये बीच वाली कैविटी को हम ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ठीक है। सील जहां पे लगता है डिनोट्स टू कैविटी, ठीक है। अब जो इसकी हेल्प के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रोटीन ई कैडरिन होता है जो कि इसकी डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डिफरेंशिएशन में हेल्प कौन करता है, तो प्रोटीन ई कैडरिन, ठीक है। अब इनर सेल मास है वो फ्यूचर में जाके क्या करेगा, वो एम्ब्रियो को बनाएगा, ठीक है। और ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन्स बनेगी। इससे तो प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन बन जाएंगी और इससे क्या बन जाएगा, अपना एम्ब्रियो, ठीक है। ये सेल्स डिवाइड हो गई। अब ये यहाँ से साइज शेप में बढ़ के फिर ये प्रॉपर ये अपने एम्ब्रियो का रूप ले लेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब करना है, ये स्टार्ट हुआ फेलोपियन ट्यूब से, फेलोपियन ट्यूब से यूट्राइन कैविटी के अंदर चला गया। अब कैविटी के अंदर जाने के बाद में क्या करना है, हमें इसको फिक्स करना है ताकि ये लॉस ना हो, फीटल लॉस ना हो, एम्ब्रियो लॉस ना हो, ठीक है। तो ये जो चिपकने वाली प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के बारे में बात करें तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन प्रक्रिया से ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन म्यूकोसा को पेनिट्रेट करते हैं और एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट हो जाता है। यूट्रस की अंदर की लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम में ये वाला क्या है, ये जो अपना ब्लास्टोसिस्ट है ये जाके एंडोमेट्रियम में चिपकेगा, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के कौन से डे पे होता है, तो अर्लीस्ट 6th डे पे होता है और 6 to 7 डे, तो 14 + 6 और 7 तो 20 या 21वां दिन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से बात करेंगे तो 20वां 21वां दिन, और फर्टिलाइजेशन से बात करेंगे तो 6th और 7th डे, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन अर्लीस्ट कब होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज पे दे सकता है तो 20वें 21वें दिन, और फर्टिलाइजेशन से देंगे तो 6 to 7 डे। अब इम्प्लांटेशन साइट पे भी अभी रिसेंट आपके एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, इम्प्लांटेशन ये चिपकेगा कहाँ पे, यूट्रस है, यूट्रस के आगे की दीवार पे चिपकेगा या पीछे की दीवार पे चिपकेगा, तो ये पोस्टीरियर सरफेस पे मेनली चिपकता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूट्राइन कैविटी 2/3 केसेस में, ठीक है। अपर और पोस्टीरियर, पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ। ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों होता है, ताकि फिटस को जब डिलीवर होना हो तब ये आराम से इधर से मूव करता हुआ बाहर निकल जाए। ये अगर यहाँ पे चिपकेगा तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है प्लेसेंटा की चिपकने की, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली कहाँ पे चिपकेगा, मोस्ट कॉमनली ये चिपकेगा पोस्टीरियर सरफेस पे और अपर सेगमेंट पे। कितने % केसेस में, तो 2/3 केसेस में ये ऐसा होता है। एंटीरियर सरफेस पे भी चिपक सकता है। अब एंटीरियर और अपर ये 1/3 केसेस में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डेसिडुआ के बारे में। तो व्हाट इज डेसिडुआ, तो डेसिडुआ क्या होती है, एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ बोलेंगे बट आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन होने के बाद में एंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ। अब डेसिडुआ को हम डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटेलिस, ठीक है। डेसिडुआ क्या होता है, तो डेसिडुआ इज ए पार्ट ऑफ मायोमेट्रियम एंड एम्ब्रियो। मायोमेट्रियम
एंडोमेट्रियम पे तो ये चिपका हुआ है और एंडोमेट्रियम से अंदर की तरफ जो यूट्रस की दीवार है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायो मतलब मसल्स, मसल्स की जो दीवार है उसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं। तो एम्ब्रियो और मायोमेट्रियम के बीच की जगह होगी उसको हम बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, अब डेसिडुआ बेसिलिस ये मैटरनल साइड ऑफ प्लेसेंटा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैटरनल साइड ऑफ प्लेसेंटा डेसिडुआ बेसिलिस होता किन किन के बीच में, मायोमेट्रियम और एम्ब्रियो के बीच में होता है। सेकंड बात करें डेसिडुआ कैप्सुलरिस, तो ये एम्ब्रियो और यूटेराइन कैविटी के बीच वाला पार्ट डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहलाता है। ठीक है, अब व्हाट इज डेसिडुआ पेराइटलिस, तो जो रेस्ट ऑफ डेसिडुआ, रेस्ट ऑफ एंडोमेट्रियम जो बची उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिडुआ पेराइटलिस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब क्या होता है कि ये एंडोमेट्रियम पे आके चिपकता है ब्लास्टोसिस्ट, तब क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की वेसल्स ओपन होंगी और वेसल्स ओपन होंगी तो स्लाइट ब्लीडिंग उस टाइम पे उन नसों से ब्लड सीक्रेट हो सकता है, उन नसों से रक्त स्राव हो सकता है जो कि वेजाइना के थ्रू बाहर स्पॉटिंग के रूप में फीमेल नोटिस करेगी। तो फीमेल बोलेगी कि मेरे अभी मिड साइक्लिकल या फिर अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले स्लाइट ब्लीडिंग हुई थी, इस ब्लीडिंग को हम बोलते हैं हार्टमैन्स साइन। ये प्लेसेंटा का ये ब्लास्टोसिस्ट का फिक्सेशन जब एंडोमेट्रियम से हो रहा होता है उस टाइम पे ये होगा। अब बात करते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट के बारे में। तो ट्रोफोब्लास्ट का डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट फर्टिलाइजेशन के 8th डे, तो मतलब 14th प्लस 8th, तो 22वें दिन लगभग। ठीक है, 22वां दिन तो कौन सा हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल से काउंट करेंगे तो 22वां दिन, और ये अगर इससे फर्टिलाइजेशन से बात करेंगे तो 8th डे पे ट्रोफोब्लास्ट है वो 2 लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये क्या होता है कि मोनोन्यूक्लियेट सेल्स की लेयर है जिसमें लैंगेंस सेल लेयर भी, इसको लैंगेंस सेल लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ये बाहर की साइड की ओर लेयर होती है जिसमें मल्टी लेयर्ड होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट में कौन सी लेयर है, तो मोनोन्यूक्लिएट सेल्स की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंगेंस सेल्स भी बोलते हैं। और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट तो इसमें क्या है, मल्टी लेयर्ड है और मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होती हैं। ठीक है, अब साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो आगे डिफरेंशिएट होकर कोरियन फ्रोंडोसम भी बनाती हैं जो कि फिटल साइड ऑफ प्लेसेंटा बनाता है। ठीक है, तो मैटरनल साइड भी बन गया और ये इससे मैटरनल साइड पहले बन गया और फिटल साइड है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट से बन गया। ट्रोफोब्लास्ट है वो प्लेसेंटा और फिटल मेम्ब्रेन, ट्रोफोब्लास्ट है वो प्लेसेंटा फिटल मेम्ब्रेन कोरियन बनाता है। ठीक है, इनर सेल मास से जैसे हम बात कर रहे थे, इनर सेल मास से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अब इंपॉर्टेंट सेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट में होती है लैंगेंस सेल्स, और हेफब्यूर सेल्स होती हैं वो प्लेसेंटा में होती है जो कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए काम करती है, और पैक सेल्स होती है वो फैलोपियन ट्यूब्स में पाई जाती है। ये बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कृपया याद रखें।